हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी हिंदी की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 12 घर की याद कविता को पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसे भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। भवानी प्रसाद मिश्र ने सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, ठीक है, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा 3 वर्ष के लिए, ठीक है। और उन्होंने जेल में रहते हुए ही घर की याद कविता लिखी और परिवार की स्मृति यानी परिवार की याद ही इस कविता की केंद्रीय संवेदना है। और जेल में कारावास के समय घर को याद करते हुए कवि की जो स्मृति है, याद है, उसमें उनके परिजन यानी उनके परिवार के सदस्य एक एक करके सम्मिलित होते चले जाते हैं, ठीक है। यानी उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो उन सभी को याद करते हैं, ठीक है। और कवि सावन के बादल द्वारा, सावन का महीना था और सावन के बादल द्वारा परिवार को संदेश भेज रहे हैं और साथ ही वो सावन के बादल से यह भी आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि वह उनके परिजनों को उनके जेल के कष्टों के विषय में ना बताए और उन्हें सांत्वना दे कि कवि जो है जेल में कैसा जीवन बिता रहा है, कौन कौन से उन्हें कष्ट हो रहे हैं। सावन के बादल जो है ये संदेश उन तक ना पहुंचाएं, उनके परिजनों तक, उनके परिवार के सदस्यों तक, बल्कि उन्हें सांत्वना दें, दिलासा दें कि वो वहां पर सही हैं, ठीक हैं, सकुशल हैं। तो बच्चों, कविता को पढ़ना शुरू करने से पहले पाठ के अंत में कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। आइए उन्हें पढ़ते व समझते हैं ताकि आपको कविता को समझने में आसानी रहे। तो यहां दिया गया है शब्द संपदा। घनेरा यानी घना का अर्थ क्या होता है? गाढ़ा, ठीक है, या जिसके अवयव आसपास सटे हों। तीर, तीरना या तरना का अर्थ होता है तैरना, उतराना या पार होना। परिताप, परिताप का अर्थ क्या है? शोक या अत्यधिक दुख, यानी बहुत ज्यादा दुख, या बहुत गर्मी या अत्यधिक ताप भी कह सकते हैं। परिताप यानी बहुत अधिक ताप या बहुत अधिक दुख। चतुर्दिक का अर्थ होता है चारों ओर या चौखुंट, ठीक है। फिर है वज्र, वज्र का अर्थ होता है बहुत कठोर, जिस पर किसी का प्रभाव न पड़े। नवनीत का अर्थ होता है ताजा मक्खन। उर का अर्थ होता है हृदय या मन। झंझा का अर्थ होता है तेज हवा या आंधी पानी। लरजता या लर्जना, जिसका अर्थ होता है कांपना या भयभीत हो जाना या दहल जाना, ठीक है। मूठ का अर्थ होता है मुट्ठी भर चीज। अभागा यानी भाग्यहीन। धीर, जिसका चित्त यानी जिसका मन जो है विकारजनक कारणों के रहते हुए भी विचलित ना हो, जो धैर्य बनाए रखे अपना। झारी का अर्थ होता है पानी परसने या हाथ मुंह धुलाने आदि के काम में लाया जाने वाला टोंटीदार बर्तन, ठीक है। बेला, बेला का अर्थ होता है कटोरा या एक सुगंधित फूल या मोगरा। फिर है फलानी, फलाना या फला, जिसका अर्थ होता है अमुक। जैसे कह देते हैं ना कि मैं फलाने के घर गई थी, मतलब नाम नहीं पता लेकिन उसे हम ऐसे कह देते हैं फलाने के घर गए थे, कोई आदिष्ट व्यक्ति या वस्तु। निहायत का अर्थ होता है बहुत ज्यादा या अत्यधिक। लुनाई का अर्थ है सुंदरता। क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है वह स्थान जहां धरती और आकाश मिले दिखाई देते हैं, ठीक है, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जहां पर धरती और आकाश। तृषा का अर्थ होता है तीव्र इच्छा या अभिलाषा। अश्रु यानी आंसू। हास का अर्थ होता है हंसने की क्रिया या खुशी। कलेश, दुख, पीड़ा, क्रोध। बड़ यानी बरगद या वट वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है। उमग का अर्थ होता है उल्लास, मौज। खम का अर्थ है झुका हुआ या टेढ़ा। विरस का अर्थ होता है नीरस या अप्रिय।
कातने या कातना, चरखे या तकली पर रुई या ऊन से धागा निकालना। अस्त, अस्त का अर्थ होता है डूबा हुआ या समाप्त। ठीक है, और भी अर्थ दिए गए हैं, उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। तो आइए अब इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और ये पाठ जो है आपकी पाठ्य पुस्तक गंगा का अंतिम पाठ है, लास्ट चैप्टर है, और हम बाकी सभी पाठ जो हैं वो कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो कवि लिखते हैं, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। ठीक है, तो प्राण का अर्थ होता है बच्चों जीवन, और मन का अर्थ है हृदय, और घिरना का अर्थ है उदास या बेचैन होना। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है यानी कि बहुत तेज वर्षा हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, क्योंकि सावन का महीना है तो सावन के महीने में बारिश होती ही है। ठीक है, और रात भर गिरता रहा है क्या, पानी। ठीक है, यानी कि रात भर लगातार बारिश होती रही, और बारिश के कारण कवि का मन जो है वो उदास और बेचैन हो गया है, क्योंकि उन्हें अपने घर और परिवार की याद आने लगी है बारिश को देखकर। अब सवेरा हो गया है, कब सवेरा हो गया है, ठीक से मैंने न जाना, बहुत सोकर फिर माना। तो सवेरा यानी कि सुबह, ठीक है, और ठीक से यानी कि सही प्रकार से, और सिर्फ माना का अर्थ है यहाँ पर केवल अनुमान लगाया। ठीक है, तो रात भर लगातार बारिश होती रही, लेकिन अब क्या है, सुबह हो चुकी है। लेखक लिखते हैं कि अब जो है सुबह हो चुकी है और रात जो है वो खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। लेकिन कवि को पता ही नहीं चला कि सुबह कब हुई, वे देर तक सोते ही रहे। इसलिए जब वे उठे तो उन्होंने केवल अनुमान से यह माना कि सुबह हो गई है। क्योंकि बादल की अंधेरी है अभी तक भी घनेरी, अभी तक चुपचाप है सब, रात वाली छाप है सब। अंधेरी का अर्थ है बच्चों अंधेरे से भरी हुई, घनेरी बहुत घनी, चुपचाप का अर्थ है शांत, और छाप का अर्थ है प्रभाव या निशानी। ठीक है, तो लेखक ने अंदाजा लगाया कि शायद सुबह हो गई है, क्योंकि वो काफी देर तक सोते रहे, तो उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था कि अंधेरा ही है, शायद रात ही है। क्यों लग रहा था उन्हें, क्योंकि आसमान में अभी भी घने और काले बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, और वातावरण भी बिल्कुल शांत और चुपचाप है, सुनसान है। इसीलिए लेखक को ऐसा लगता है जैसे रात अभी समाप्त ही नहीं हुई। गिर रहा पानी झराझर, हिल रहे पत्ते हराहर, बह रही है हवा सरसर, कांपते हैं प्राण थर थर। तो झराझर का अर्थ क्या है यहाँ पर, लगातार गिरने की आवाज। हराहर का अर्थ है हरे पत्तों के हिलने की आवाज। ठीक है, सरासर का अर्थ है, सरसर का अर्थ है हवा चलने की आवाज, और थरथर यानी कांपने की स्थिति। ठीक है, तो बारिश का पानी जो है वो लगातार झराझर गिर रहा है। ठीक है, और हिल रहे पत्ते हरा, और हवा के कारण पेड़ों के हरे पत्ते भी हिल रहे हैं। बह रही हवा सरसर, और हवा भी सरसर की आवाज करती हुई चल रही है। ठीक है, और इस ठंडे और उदास वातावरण में कवि का मन जो है वो कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। ठीक है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो।
तिर रहा है का अर्थ है दिखाई देना या दिखाई दे रहा है या मन में उभर रहा है। दूर यानी पास ना होना। पूर का अर्थ है बहुत अधिकता, या आप पूरा अगर लगाएं खुशी का पूर यानी कि बहुत अधिक खुशी। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, कि बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश के बीच में उन्हें अपना घर जो है वो बहुत ही याद आ रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, और उनका घर जो है वो उनसे बहुत दूर है क्योंकि वो जेल में है और जेल से ही इस कविता को लिख रहे हैं। ठीक है, तो घर उनका उनसे बहुत दूर है और उनका घर जो है वो खुशियों से भरा हुआ है, इसलिए कवि को अपने घर की बहुत ही आज याद आ रही है। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। ठीक है, तो मायका क्या होता है? विवाहित स्त्री के माता पिता का घर। ठीक है, जिस लड़की की शादी हो जाती है, ठीक है, वो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन जहां उसके माता पिता भाई बहन रहते हैं वो उसका क्या होता है? मायका। ठीक है, बहन, बाप के घर यानी पिता के घर, और परिताप का अर्थ होता है बहुत अधिक दुख या पीड़ा। ठीक है, तो कवि अपने घर और परिवार को याद कर रहे हैं कि उनके घर में 4 भाई हैं। ठीक है, 4 भाई, उनके घर में 4 भाई हैं और उनकी बहन जो है वो मायके आई हुई है, यानी उनकी बहन की शादी हो गई है। ठीक है, तो वो अपने मायके में आई हुई है और बहन अपने पिता के घर आकर परिवार के साथ है, लेकिन कवि अपने घर से दूर होने के कारण इस खुशी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए उन्हें बहुत ही दुख हो रहा है। फिर आगे कवि लिखते हैं, आज का दिन दिन नहीं है क्योंकि इसका छिन नहीं है, एक छिन 100 बरस है रे, हाय कैसा तरस है रे। तो छिन का अर्थ है क्षण या पल। ठीक है, 100 बरस यानी कि बहुत लंबा समय लग रहा है। ठीक है, बहुत लंबा समय। और तरस का अर्थ है बहुत अधिक दुख या तड़प होना। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि आज का दिन दिन नहीं है, यानी आज का जो दिन है वो उन्हें बहुत लंबा लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यह दिन बीत ही नहीं रहा है और उन्हें एक पल भी 100 वर्षों के समान लग रहा है। और कवि अपने घर और परिवार से दूर हैं, इसलिए उन्हें घर की याद में बहुत अधिक तड़प और दुख हो रहा है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने। तो जुड़े हैं यानी कि एक साथ हैं, भुजा यानी कि बांह, प्यार स्नेह या ममता। तो कवि अपने घर को याद करते हुए कहते हैं कि उनके घर के सभी सदस्य एक साथ हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके घर में 4 भाई और 4 बहिनें हैं जो आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं, और भाई अपनी बहनों से और बहनें अपने भाइयों से बहुत ही प्यार करती हैं। और कवि को अपने परिवार के इस प्रेम और अपनेपन की बहुत ही याद आ रही है, यानी अपने बीते हुए दिनों को वो याद कर रहे हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। ठीक है, अब अपने भाई बहनों को याद करने के बाद कवि अपनी माँ को याद करते हैं। ठीक है, बिन पढ़ी यानी कि उनकी माँ जो है अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं। ठीक है, दुख में वह घड़ी मेरी यानी कि दुख सहकर मजबूत बनी हुई है। ठीक है, और गोद यानी कि माँ की बाहों का सहारा। तो वो अपनी माँ को याद करते हुए कहते हैं कि मेरी माँ जो पढ़ी लिखी नहीं है यानी अशिक्षित हैं, जो अपने जीवन के दुखों को सहकर मजबूत बनी हैं। दुख में वह घड़ी मेरी यानी कि अपने जीवन के दुखों को सहकर मजबूत बनी हैं।
और उनकी माँ ने बहुत कठिनाइयां झेलकर परिवार को संभाला है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और कवि को माँ की गोद में बहुत सुकून और सुरक्षा मिलती है, और माँ की गोद में सिर रखते ही उनके सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। स्नेह धारा का अर्थ है बच्चों प्रेम और ममता की धारा, ठीक है। पसारा यानी फैलाव या विस्तार। पत्र यानी कि चिट्ठी। पाता प्राप्त करता। तो कवि कहते हैं माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, कि उनकी माँ का प्रेम जो है वो बहुत ही गहरा है और व्यापक है, और माँ का स्नेह उन्हें हर समय याद आता है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। लेकिन माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वे स्वयं यानी खुद पत्र या चिट्ठी नहीं लिख सकती, और कवि को दुख है कि वह अपनी माँ का पत्र यानी चिट्ठी प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। और पानी गिर रहा है, घर चतुर्दिक घिर रहा है, पिताजी भोले बहादुर वज्र भुज नवनीत साउर। ठीक है, चतुर्दिक का अर्थ क्या है? चारों ओर। भोले, भोले यानी कि सरल स्वभाव के। बहादुर, साहसी। वज्र भुज का अर्थ है बहुत ही मजबूत बाहों वाले, भुजाओं वाले। नवनीत साउर, नवनीत साउर यानी कि मक्खन जैसा कोमल हृदय। ठीक है, अब आगे वो अपने पिता को याद करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? और पानी गिर रहा है, घर चतुर्दिक घिर रहा है, पिताजी भोले बहादुर वज्र भुज नवनीत साउर। कि बाहर लगातार बारिश हो रही है और पानी से घर जो है उनका चारों ओर से घिरा हुआ है। तो ऐसे में कवि को अपने पिता की याद आती है। उनके पिता जो हैं वो सरल स्वभाव के होने के साथ साथ बहुत ही साहसी और मजबूत हैं। उनका जो शरीर है वो मजबूत है, लेकिन जो उनका हृदय है मक्खन की तरह बहुत ही कोमल है। कि बाहर से चाहे वह जितने भी कठोर नजर आए, लेकिन अंदर से वो मोम की तरह, मक्खन की तरह बिल्कुल ही कोमल हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। ठीक है, तो बुढ़ापा का अर्थ है वृद्धावस्था। व्यापा यानी प्रभाव डालना या घेरना। क्षण का अर्थ है पल। दौड़ जाएं यानी कि तेजी से दौड़ सकें, और खिलखिलाएं यानी कि खुलकर हंसना। ठीक है, तो अपने पिता के स्वभाव के बारे में वो बता रहे हैं यहाँ पे कि पिता जो हैं उनके वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन उनमें बुढ़ापे का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। भले ही उनकी उम्र हो गई है, वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनमें बुढ़ापे का कोई भी प्रभाव जो है दिखाई नहीं देता। वे आज भी बहुत ही फुर्तीले और उत्साही हैं, यानी बहुत ही एक्टिव हैं आज भी, और आज भी वे जरूरत पड़ने पर तेजी से दौड़ सकते हैं, और आज भी वे बच्चों की तरह खुलकर हंसते व खुश रहते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। हिचके का अर्थ है डरे या पीछे हटे। बिचके घबराएं। बोल यानी वाणी या बातें। झंझा, झंझा का अर्थ है तेज आंधी, और लरजता कांपता है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि मेरे पिता बहुत ही निडर और साहसी हैं, जो मृत्यु से भी नहीं डरते, और अगर उनके सामने शेर आ जाए तो वो शेर के सामने भी घबराते नहीं हैं। बोल में बादल गरजता, और उनकी आवाज जो है वो बादलों की गर्जना जैसी प्रभावशाली है, और उनके कार्यों में, काम में झंझा लरजता यानी कि उनके कार्यों में तेज आंधी जैसी शक्ति और उत्साह दिखाई देता है।
आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मुठ उनकी मिला लेकर। गीता पाठ का अर्थ है बच्चों श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना, ठीक है। दंड, दंड का अर्थ है एक प्रकार का व्यायाम। और मुगदर क्या है? मुगदर होता है व्यायाम करने का एक भारी उपकरण, साधन, ठीक है। मुठ, मुठ यानी कि पकड़ने का स्थान या मुगदर का हत्था, जिस उपकरण से वो व्यायाम करते हैं, ठीक है। तो कवि यहाँ पर लिखते हैं कि मेरे पिताजी नियमित रूप से धार्मिक और शारीरिक दोनों कार्य करते हैं। वे गीता का पाठ करने के बाद व्यायाम करते हैं। वे 260 दंड लगाते और मुगदर घुमाकर कसरत करते हैं, ठीक है। 260 260, तो वे 260 दंड लगाते और मुगदर घुमाकर कसरत करते हैं। इससे उनके क्या पता चलता है? उनके व्यक्तित्व के बारे में कि वे मजबूत हैं, अनुशासित हैं और बहुत ही उत्साही भी हैं। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। नीचे आए होंगे यानी व्यायाम करके जब वो नीचे आए होंगे, ठीक है। नैन यानी आंखें, जल से छाए यानी आंसुओं से भर गए, तिर रहा है यानी दिखाई दे रहा है, मन में उभर रहा है, ठीक है। तो कवि कल्पना करते हैं कि व्यायाम करने के बाद जब पिताजी नीचे आए होंगे तब शायद उनकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर गई होंगी, नैन जल से छाए होंगे यानी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। और क्यों आए होंगे आंसू? क्योंकि उन्हें अपने दूर रह रहे बेटे यानी कि कवि की याद आई होगी और कवि को यह सोचकर बहुत ही दुख होता है और उन्हें अपने घर की बहुत ही याद आती है। 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। तो भुजा का अर्थ है बाह, ठीक है, प्यार प्रेम या स्नेह। नजर पड़े होंगे का अर्थ है यहाँ पर, नजर पड़े होंगे का अर्थ है दिखाई दिए होंगे या ध्यान गया होगा, ठीक है। तो कवि कल्पना करते हैं कि उनके चारों भाई और चारों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर में साथ साथ खेल रहे होंगे या खड़े होंगे। उन्हें लगता है कि परिवार के सभी सदस्य उनकी कमी महसूस कर रहे होंगे और बार बार उनकी और उनका ध्यान चला जाता होगा। और यही कल्पना कवि के मन में घर और परिवार की याद को और भी गहरा कर देती है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5 वे का नाम लेकर। व्यापा का अर्थ है प्रभाव डालना, रो पड़े होंगे यानी आंसू बहाने लगे होंगे, बराबर का अर्थ है लगातार या बार बार, और 5वां यानी 5वां भाई या पुत्र, पिता का 5वां पुत्र। तो इन पंक्तियों में कवि लिखते हैं कि पिताजी की उम्र बढ़ गई है यानी वृद्धावस्था आ गई है, उनमें बुढ़ापा आ गया है, लेकिन बुढ़ापे का प्रभाव जो है वो उनमें एक पल के लिए भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर भी वे अपने दूर रह रहे बेटे को याद करके वे भावुक हो गए होंगे। उन्हें अपने 5वें बेटे यानी कि कवि की बहुत ही याद आ रही होगी और कवि सोचकर दुखी होते हैं कि उनके कारण पिता की आंखों में आंसू आ गए होंगे। 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। 5वां यानी 5वां बेटा यानी कि कवि, ठीक है। अभागा भाग्यहीन। सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा का अर्थ क्या है बच्चों? बहुत अच्छा या सबसे प्रिय या विशेष। प्यार में बहते रहे हैं यानी अत्यधिक स्नेह करते रहे हैं, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि वे अपने पिता के 5वें बेटे हैं और वे खुद को अभागा मानते हैं क्योंकि वे अपने परिवार से दूर हैं
और उनके पिता उन्हें बहुत ही अधिक प्यार करते हैं और उन्हें सबसे विशेष मानते रहे हैं। यानी कि सभी बच्चों में से कवि को ज़्यादा प्रिय मानते थे उनके पिता, और पिता का यही स्नेह याद करके कवि का मन जो है वो भावुक हो उठता है और उन्हें अपने घर की याद आती है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। स्वर्ण बेटे यानी कि बहुत अच्छे या प्यारे बेटे। हेटे का अर्थ है कम अच्छे या साधारण। सुहागा का अर्थ है सोने को शुद्ध करने वाला पदार्थ या बहुत प्रिय। ठीक है। अभागा यानी भाग्यहीन। तो कवि यहाँ पर सोचते हैं कि उनके पिता अपने सभी बेटों से प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें अपने 5वें बेटे से सबसे अधिक स्नेह था। यानी सबसे ज़्यादा स्नेह, सबसे ज़्यादा प्रेम वो अपने 5वें बेटे से करते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि कवि को लगता है कि उनकी अनुपस्थिति में, कि अब वो घर से दूर हैं, तो पिता को बाकी बेटे भी कुछ कम अच्छे लग रहे होंगे। लेकिन घर से दूर होने के कारण कवि स्वयं को खुद को अभागा मानते हैं और पिता के प्रेम को याद करके भावुक हो जाते हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी। तो यहाँ भवानी यानी कि कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है। तो कवि कल्पना करते हैं कि उन्हें याद करके उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए होंगे। तब उनकी माँ पिता को समझाती होंगी कि इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, कि माँ ने समझाया होगा पिताजी को कि दुखी होने की जरूरत नहीं है। आंख में किस लिए पानी, और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं, वहां अच्छा है भवानी। और वह कहती होंगी कि भवानी जहां गया है वहां ठीक और खुश है। और इस तरह माँ जो है वो पिता को ढांढस बंधाती होंगी, सांत्वना देती होंगी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। तो यहाँ पर मन समझकर का अर्थ क्या है बच्चों? मन समझकर यानी इच्छा और भावना को समझकर। अपनापन का अर्थ है आत्मीयता या अपनेपन की भावना, और लीक का अर्थ होता है परंपरा। तो कवि कहते हैं कि माँ पिता को समझाती होगी कि भवानी उनकी भावनाओं और परिवार के संस्कारों को समझकर ही घर से बाहर अपने कर्तव्य निभाने गया है, और उसका जाना जो है वो उचित है, क्योंकि उसने परिवार की परंपरा और सही मार्ग का पालन किया है, कि हमारे परिवार की यही तो परंपरा है, यही तो रीत है। इसीलिए उसके जाने पर दुखी होने की बजाय हमें उसके निर्णय पर, उसके फैसले पर गर्व करना चाहिए। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पाँव पीछे हटाता का अर्थ है यहाँ पर हिम्मत छोड़ देना या पीछे हट जाना। कोख माँ का गर्भ, लज्जाता यानी शर्मिंदा होता या शर्मिंदा करता, कच्चे यानी कमजोर या हिम्मत हारने वाले। ठीक है। तो माँ पिता को समझाते हुए कहती होगी कि यदि भवानी अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता तो यह उसके लिए शर्म की बात होती, और उसके पीछे हटने से माँ की कोख यानी मेरी कोख भी लज्जित हो जाती। इसलिए परिवार को कमजोर बनकर रोना नहीं चाहिए, यानी तुम्हें और मुझे इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आंसू नहीं बहाने चाहिए, वरना घर के बाकी बच्चे भी रोने लगेंगे, वो भी कमजोर पड़ जाएंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ।
सहा, सहा का अर्थ है यहाँ पर सहना या सहन किया होगा। धीर, धीर का अर्थ है धैर्य या हिम्मत। खोता, खोता का अर्थ है खो देना। और हाय, हाय यहाँ पर शब्द लिया गया है दुख या पीड़ा को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो कवि कल्पना करते हैं कि उनके पिता कह रहे होंगे, जब उनकी माँ उन्हें समझा रही होगी कि मैं दुखी कहाँ हूं, यानी अपने दुख को दबाते हुए, दुख को सहते हुए, अपने आंसुओं को छिपाते हुए कह रहे होंगे कि मैं कहाँ रो रहा हूं। और वे कहते होंगे कि मैंने अपना धैर्य नहीं खोया है। और इससे उनके पिता के मजबूत और धैर्यवान स्वभाव का पता यहाँ पर चलता है। यानी कि अपने आंसुओं को छिपाते हुए वो कह रहे होंगे कि मैं रो नहीं रहा, मैं हिम्मत नहीं हार रहा। गिर रहा है आज पानी, याद आता है भवानी, उसे थी बरसात प्यारी, रात दिन की झड़ी झारी। बरसात यानी बारिश, वर्षा का मौसम। ठीक है, झड़ी लगातार होने वाली बारिश। ठीक है, पिताजी क्या कह रहे होंगे कि आज जो है बारिश हो रही है, यानी बारिश को देखकर उनके पिता को अपने बेटे भवानी की याद आती होगी। और उन्हें याद आता है कि भवानी को बरसात का मौसम बहुत ही पसंद था। उसे थी बरसात प्यारी, यानी भवानी को बरसात का, बारिश का मौसम जो है वो बहुत ही पसंद था। रात दिन की झड़ी झारी, और वह लगातार होने वाली बारिश से बहुत खुश होता था। इसलिए आज की बारिश पिता के मन में भवानी की याद को और भी गहरी कर देती है। खुले सिर नंगे बदन वह, घूमता फिरता मगन वह, बड़े बाड़े में की जाता, बीज लौकी का उगाता। तो यहाँ पर कवि जो है अब अपने पिता के माध्यम से अपने बारे में ही बता रहे हैं। ठीक है, खुले सिर, खुले सिर यानी कि सिर पर कोई कपड़ा ना होना। नंगे बदन यानी शरीर पर भी कोई कपड़ा ना होना। मगन यानी बहुत खुश। बाड़े का अर्थ है यहाँ पर घर या खेत के पास घिरी हुई जगह। बीज का अर्थ है पौधा उगाने के लिए बोया जाने वाला दाना। और लौकी एक सब्जी। कवि कहते हैं कि पिता को याद आता होगा कि किस तरह भवानी बारिश में खुले सिर और नंगे बदन घूमता रहता था, और वह बारिश में बहुत खुश होकर इधर उधर घूमता रहता था। और वह घर के बड़े बाड़े में भी जाता था और वहां वह लौकी के बीज बोया करता था। तुझे बतलाता की बेला, ने फलानी फूल झेला, तू कि उसके साथ जाती, आज इससे याद आती। बेला, बेला का अर्थ है एक सुगंधित सफेद फूल। फलानी यानी फल देना या फूलों से भर जाना। ठीक है, झेला सहन किया या अनुभव किया। याद आती यानी स्मरण होता। तो कवि कल्पना करते हैं कि पिता भवानी की पुरानी बातें याद कर रहे होंगे और वे कहते होंगे कि भवानी उन्हें बेला के पौधे के फूलने फलने की बात बताता था। कि जो भवानी है वो अपनी माँ को, अपने पिता को बताता था कि कौन से बेला के पौधे के फूल जो हैं वो खिल गए हैं, और वह बेला के साथ रहने या उसके पास जाने की बात करता था। और आज बारिश देखकर पिता को भवानी की वही बातें जो हैं वो याद आ जाती हैं। मैं न रोऊंगा कहा होगा, और फिर पानी बहा होगा, दृश्य उसके बाद कारे, पांचवे की याद कारे। दृश्य यानी कि उस समय की नजारा या स्थिति। पांचवे यानी पांचवे बेटे यानी भवानी की याद आ रही है उन्हें। किसे? पिता को। पानी बहा होगा का अर्थ है आंसू बह निकले होंगे। ठीक है, तो कवि कहते हैं फिर पिता ने माता के सामने कहा होगा कि वे रोएंगे नहीं, कि मैं रोऊंगा नहीं। और फिर भवानी को याद करते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले होंगे। दृश्य उसके बाद कारे, पांचवे की याद कारे। और कवि उस समय की भावुक स्थिति की कल्पना करते हैं और
सोचते हैं कि अपने 5वें बेटे की याद ने पूरे परिवार को भावुक कर दिया होगा। भाई पागल बहन पागल और अम्मा ठीक बादल और भोजी और सरला सहज पानी सहज तरला। तो अम्मा यानी कि माँ, भोजी भोजी यानी भाभी, सरला परिवार की एक सदस्य का नाम, सहज का अर्थ है स्वाभाविक रूप से और तरला का अर्थ है भावुक या द्रव्य। ठीक है, तो कवि कल्पना करते हैं कि उनके भाई और बहनें उनकी याद में बहुत ही भावुक हो गए होंगे, कि उनके भाई बहन भी उन्हें याद कर रहे होंगे और माँ भी आसमान में बादलों की तरह भावनाओं से भरी होगी, कि जैसे आसमान में बादल भर जाते हैं उसी तरह से माँ के मन में भी कई तरह की भावनाएं जो हैं वो भर गई होंगी और भाभी और सरला भी उन्हें याद करके दुखी हुई होंगी। यानी परिवार के सभी लोगों का मन स्वाभाविक रूप से भावुक हो गया होगा। शर्म से रो भी न पाए खूब भीतर छटपटाए, आज ऐसा कुछ हुआ होगा, आज सबका मन चुआ होगा। शर्म यानी संकोच या लज्जा, छटपटाए यानी बेचैनी महसूस की होगी, मन चुआ होगा का अर्थ है यहाँ पर मन का भावुक होकर पिघलना, और भीतर यानी अंदर। ठीक है, तो कवि कल्पना करते हैं कि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के सामने खुलकर रो भी नहीं पाए होंगे, वे शर्म या संकोच के कारण जो है अपने आंसू छुपा रहे होंगे, रोक रहे होंगे, लेकिन अंदर से वे बहुत ही बेचैन और दुखी होंगे। और आज बारिश और भवानी की याद के कारण पूरे परिवार का मन जो है वो भावनाओं से भर गया होगा। अभी पानी थम गया है मन निहायत नम गया है, एक से बादल जमे हैं गगन भर फैले रमे हैं। थम गया यानी रुक गया, निहायत यानी बहुत अधिक, नम यानी भावुक या उदास, गगन आसमान, रमे यानी फैले हुए या टिके हुए। तो कवि लिखते हैं कि अब बारिश जो है रुक गई है, पानी थम गया यानी बारिश जो है रुक गई है, लेकिन कवि का मन अभी भी भावुक हो गया है, अभी भी भावुक हो रहा है। एक से बादल जमे हैं कि आकाश में एक जैसे बादल जो है वो चारों ओर छाए हुए हैं और बादल पूरे आकाश में फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। गगन भर फैले रमे हैं यानी कि आकाश में बादल जो हैं वो फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। और बारिश रुकने के बाद भी कवि के मन में घर की याद जो है वो लगातार बनी हुई है। ढेर है उनका नख फाके जो कि किरने झुके झाके, लग रहे हैं वे मुझे यूं माँ की आंगन लीप दे ज्यों। ढेर का अर्थ है बहुत अधिक मात्रा में एकत्र, फाके यानी खाली जगह या अंतराल, किरणें सूर्य की प्रकाश रेखाएं, झुके झांके का अर्थ है नीचे की ओर से दिखाई दें। ठीक है, तो कवि इन पंक्तियों में कहते हैं ढेर है उनका नफाके जो कि किरणें झुके झांके, कि आकाश में बादल बहुत अधिक मात्रा में एक साथ जमा हुए हैं और उनके बीच कहीं कोई खाली जगह जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। लग रहे हैं वे मुझे यूं माँ की आंगन लीप दें ज्यों। और कवि को लगता है कि बादलों के बीच से सूर्य की किरणें झांक रही हों, ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के बीच में से सूर्य की किरणें जो हैं वो झांक रही हैं और ये बादल उन्हें ऐसे लगते हैं जैसे माँ ने आंगन को साफ करके लीप दिया हो। जैसे हम अपने आंगन को लीप देते हैं ना गोबर से, तो कवि को क्या लग रहा है कि जैसे माँ ने आंगन को साफ करके लीप दिया हो। बादल जो है आसमान में ऐसे ही लग रहे हैं। गगन आंगन की लुनाई दिशा के मन में समाई, दश दिशा चुपचाप है रे स्वस्थ की लय छाप है रे। गगन यानी आकाश, ठीक है, आंगन यानी घर का खुला स्थान, लुनाई का अर्थ है सुंदरता या चमक, दश दिशाएं यानी दसों दिशाएं, लय का अर्थ है बच्चों
ताल या गति, छाप, प्रभाव या निशानी। ठीक है, तो कवि को आकाश ऐसा सुंदर लगता है जैसे माँ का साफ सुथरा आंगन हो, कि जैसे उन्हें अपने घर का माँ के द्वारा लिपा हुआ आंगन सुंदर लगता था ना, वैसे ही उन्हें आकाश जो है वो ऐसा सुंदर लग रहा है। और आकाश की यह सुंदरता जो है वो सभी दिशाओं में फैल गई है। चारों ओर शांति और सुकून का वातावरण है और प्रकृति में एक स्वस्थ, शांत और संतुलित लय दिखाई दे रहा है। झाड़ आंखें बंद करके, सांस सुस्थिर मंद करके, हिले बिन चुपके खड़े हैं, क्षितिज पर जैसे जड़े हैं। झाड़ का अर्थ है पेड़ पौधे, सुस्थिर का अर्थ है स्थिर या शांत, मंद का अर्थ है धीमी, क्षितिज जहां आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं, जड़े का अर्थ है मजबूती से टिके हुए। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं झाड़ आंखें बंद करके, सांस सुस्थिर मंद करके, कि बारिश रुकने के बाद जो है पेड़ पौधे जो हैं वो शांत खड़े हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हों और सांसें भी धीमी और शांत हो गई हों, कि उनकी ऐसा लग रहा है जैसे उनकी सांसें भी धीमी और शांत हो गई हों और वो बिना हिले डुले क्षितिज पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वहीं जड़ दिए गए हों। एक पंछी बोलता है, घाव उड़ के खोलता है, आदमी के उर बिचारे, किस लिए इतनी त्रिशारे। ठीक है, तो पंछी यानी पक्षी, उर का अर्थ है हृदय या मन, घाव का अर्थ है चोट या दुख, बिचारे बेबस या दुखी, और तृषा का अर्थ है प्यास या लालसा। ठीक है, तो अभी वातावरण बिल्कुल शांत हो गया था, पेड़ पौधे भी हिल नहीं रहे थे, लेकिन उसी बीच क्या होता है, एक पक्षी की आवाज सुनकर कवि का मन फिर से भावुक हो जाता है। ठीक है, उसकी आवाज कवि के हृदय में छुपे हुए दुख और दर्द को, घर की याद को फिर से जगा देती है। आदमी के उर बिचारे, इस किस लिए इतनी त्रिशारे। फिर कवि सोचते हैं कि मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में इतनी इच्छाएं और लालसाएं क्यों होती हैं। विचार करते हैं वो कि मनुष्य के हृदय में, मन में इतनी इच्छाएं और लालसाएं क्यों होती हैं और मनुष्य अपने प्रियजनों से दूर होकर भी उनके प्रेम और अपनेपन के लिए क्यों तरसता रहता है। तू जरा सा दुख कितना, सह सकेगा क्या कि कितना, और इस पर बस नहीं है, बस बिना कुछ रस नहीं है। जरा सा यानी कि थोड़ा सा, रस आनंद या उत्साह। ठीक है, तो यहाँ कवि मनुष्य से कह रहा है कि यदि वह थोड़ा सा भी दुख सहन नहीं कर सकता, कि तू जरा सा दुख कितना, सह सकेगा क्या कि कितना, कि अगर तू थोड़ा सा भी दुख सहन नहीं कर सकता तो जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करेगा। और इस पर बस नहीं है, बस बिना कुछ रस नहीं है। और जीवन में दुख और सुख दोनों आते ही रहते हैं, और यदि जीवन में केवल सुख ही सुख होंगे और दुख बिल्कुल ना हो तो जीवन का जो आनंद है, असली सुख जो है, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए दुख भी जीवन का आवश्यक हिस्सा है। यानी सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हवा आई उड़ चला तू, लहर आई मुड़ चला तू, लगा झटका टूट बैठा, गिरा नीचे फूट बैठा। उड़ चला यानी दिशा बदलकर चल पड़ा, झटका तेज धक्का, फूट बैठा यानी टूट कर बिखर गया। ठीक है, तो यहाँ कवि इन पंक्तियों में मनुष्य की कमजोरी पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि तुम इतने कमजोर हो कि हवा का हल्का झोंका आते ही बहक जाते हो, छोटी सी परेशानी आते ही अपना रास्ता बदल लेते हो, जरा सा आघात लगते ही टूट कर बिखर जाते हो। ऐसा ही होता है ना मनुष्य, कि जरा सा भी दुख को सहन नहीं कर पाते।
हार मान लेते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं। ठीक है, और मनुष्य को ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को दृढ़ बना रहना चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो जीवन में चलते ही रहते हैं। तू की प्रिय से दूर होकर बह चला रे पूर होकर, दुख भर क्या पास तेरे अश्रु सिंचित हास तेरे। प्रिय, प्रिय व्यक्ति या कोई अपना, पूर बाढ़, अश्रु आंसू, सिंचित यानी सींचा हुआ या भिगोया हुआ, हास का अर्थ है हंसी या मुस्कान। ठीक है, तो कवि यहाँ पर कहते हैं, मनुष्य को ही कह रहे हैं कि अपने प्रिय से, अपने प्रिय व्यक्ति से बिछड़ कर दूर होकर तुम आंसुओं की बाढ़ में बहने लगते हो, यानी आंसुओं की धारा बहने लगती है मनुष्य की आंखों से। क्या तुम्हारे जीवन में केवल दुख ही रह गया है? अब तो तुम्हारी मुस्कान भी आंसुओं से भीगी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ कवि संदेश देना चाहते हैं, यह समझाना चाहते हैं कि दुख के समय धैर्य और साहस हमें बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं। पिताजी का वेश मुझको दे रहा है क्लेश मुझको, देह एक पहाड़ जैसे मन की बड़का बाढ़ जैसे। वेश का अर्थ है रूप या व्यक्तित्व, क्लेश दुख चिंता, देह शरीर, बड़ का झाड़ यानी कि बरगद का विशाल पेड़ जो बहुत फैला हुआ होता है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि अपने पिता के व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि पिता का रूप देखकर उसे उनकी चिंताओं का एहसास होता है कि उनका शरीर जो है वो पहाड़ की तरह मजबूत और विशाल दिखाई देता है, लेकिन उनका जो मन है वो बरगद के पेड़ की तरह बहुत बड़ा, कोमल और सभी की चिंता करने वाला है। कि बाहर से वे कठोर और शक्तिशाली लगते हैं, पर भीतर से वो बहुत ही संवेदनशील और स्नेही हैं। एक पत्ता टूट जाए बस की धारा फूट जाए, एक हल्की चोट लगले दूध की नदी उमगले। तो यहां पर धारा का अर्थ है बहाव, यहां आंसुओं की धारा। ठीक है, फूट जाए यानी निकल पड़े, उमगले यानी उमड़ पड़े, तेजी से बहने लगे। ठीक है, तो यहां कवि बताते हैं कि उनके पिता अपने बच्चों से बहुत ही प्रेम करते हैं। एक पत्ता टूट जाए बस की धारा फूट जाए, और यदि उनके बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाए तो उनका हृदय जो है वो दुख से भर जाता है और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। और बच्चों को हल्की सी चोट लगने पर उनके मन में इतना स्नेह उमड़ पड़ता है मानो दूध की नदी बहने लगी हो। एक टहनी कम न होले, कम कहाँ की खम न होले, ध्यान कितना फिक्र कितनी, डाल जितनी जड़ें उतनी। टहनी का अर्थ है पेड़ की शाखा, खम यानी कि झुकाव या कमजोरी, फिक्र का अर्थ है चिंता, डाल शाखा, जड़ें मूल या आधार। ठीक है, तो कवि एक पिता की तुलना बरगद के पेड़ से करते हुए कहते हैं कि वे चाहते हैं कि परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार की कमी या परेशानी का शिकार ना हो, और वे हर समय अपने बच्चों और परिवार की चिंता करते रहते हैं। और उदाहरण के द्वारा यहाँ पर कवि ने समझाया है कि जिस प्रकार बरगद की जितनी शाखाएं होती हैं उतनी ही उसकी जड़ें भी होती हैं, और उसी प्रकार पिता के मन में परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उतनी ही गहरी चिंता, जिम्मेदारी और प्रेम होता है। इस तरह का हाल उनका, इस तरह का ख्याल उनका, हवा उनको धीर देना, यह नहीं जी चीर देना। हाल यानी स्थिति, ख्याल चिंता या विचार, धीर देना यानी धैर्य देना, सांत्वना देना, जी चीर देना यानी मन को दुखी करना या हृदय को पीड़ा पहुंचाना। ठीक है, तो यहां पर कवि हवा से कहते हैं
कि उसके प्रियजनों की ऐसी स्थिति है कि वे उसकी चिंता कर रहे होंगे, कि मेरे प्रियजन, मुझसे प्यार करने वाले मेरे परिवार के सदस्य मेरी चिंता कर रहे होंगे, इसलिए उनसे मिलकर, हवा को कह रहे हैं कि उनसे मिलकर उन्हें धैर्य और सांत्वना देना, लेकिन ऐसी कोई बात ना कहना जिससे उनका मन और अधिक दुखी हो जाए। अब क्योंकि हवा जो है वो हर जगह होती है, ठीक है, तो कवि जो है हवा के माध्यम से ये संदेश अपने परिवारजनों तक पहुंचाना चाहते हैं कि मेरे परिवार वालों को सांत्वना देना, धैर्य देना, लेकिन ऐसी कोई बात मत कहना जिससे उनका मन दुखी हो। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांच वे को वे न तरसें। सजीले का अर्थ है सुंदर या मनोहर, पुण्य शुभ या पवित्र, पावन पवित्र करने वाला, तरसे यानी प्रतीक्षा करें या वंचित रहें, और पांचवें पुत्र को याद करके यानी कवि को याद करके। ठीक है, तो कवि सुंदर और पवित्र सावन से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि वे जितना बरसना चाहता है बरस ले, अच्छे से बरस ले, अच्छी तरह वर्षा कर ले, लेकिन साथ ही वे ये प्रार्थना करते हैं कि उनके माता पिता आंसू ना बहाएं और अपने पांचवें पुत्र यानी कवि के लिए दुखी होकर ना तरसें या तड़पें। यानी कवि चाहता है कि उसके माता पिता सुखी रहें और उसकी याद में दुखी ना हों। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। किंतु का अर्थ है लेकिन, बस यानी केवल, विरस यानी फीका या आनंदहीन। ठीक है, तो कवि सावन के माध्यम से अपने माता पिता को यह संदेश भेजना चाहता है कि वह पूरी तरह कुशल है, कि मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, कि मैं जहां भी हूँ सही हूँ, सकुशल हूँ, लेकिन बस इसी बात की कमी है, केवल एक ही कमी है कि मैं अपने घर से दूर हूँ। और यही दूरी उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख है, जिसके कारण जीवन की बाकी सारी खुशियां जो हैं वो फीकी लगती हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो धीर यानी धैर्य या सांत्वना, लिख रहा हूं यानी लिखने का कार्य कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं यानी पढ़ने का कार्य कर रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं। ठीक है, तो कवि सावन को कह रहे हैं कि मेरे माता पिता को यह न कहना कि मैं दुखी हूं, बल्कि उन्हें धीर देना यानी उनका धैर्य बंधाना, और यह कहना कि मैं अपने काम और पढ़ाई में व्यस्त हूं, और ऐसा कहने से ही वे उसकी चिंता कम करेंगे और निश्चिंत रहेंगे। काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। ठीक है, नाम करना यानी कि यश या प्रसिद्धि प्राप्त करना, शोक दुख या गम। ठीक है, तो कवि कहता है यदि कोई उसके बारे में पूछे तो कहना कि वह हमेशा मेहनत करता है, नाम करता है यानी अच्छे कार्यों से नाम कमाता है, चाहते हैं लोग कहना, और यहाँ लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनसे कहना कि वे किसी प्रकार का शोक यानी दुख या चिंता ना करें। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। ठीक है, तो यहां पर मस्त का अर्थ है प्रसन्न या निश्चिंत, कातने सूत या धागा बनाने का काम करना, व्यस्त यानी बिजी, ठीक है, यानी काम में लगा हुआ, सेर वजन की पुरानी इकाई। ठीक है, सेर क्या है? वजन की पुरानी इकाई, और ढेर यानी बहुत अधिक। तो कवि कहता है कि उनसे कहना कि मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं यानी खुश रहता हूं, कातने में व्यस्त रहता हूं, और अपने काम यानी
सूत काटने का काम जो है मैं पूरी लगन से करता रहता हूं, उसी में लगा रहता हूं। वजन 70 सेर मेरा, और मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत है। मेरा वजन भी, मेरा वेट भी लगभग 70 किलो है। और भोजन ढेर मेरा, और मैं भरपूर भोजन करता हूं, इसलिए मेरी किसी भी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। कूदता हूं खेलता हूं दुख डटकर ठेलता हूं, और कहना मस्त हूं मैं, यो ना कहना अस्त हूं मैं। डटकर का अर्थ है साहस के साथ या दृढ़ता से। ठेलता यानी दूर करता या हटाता। मस्त यानी प्रसन्न। अस्त यानी समाप्त या निराश या हारा हुआ। ठीक है, तो कवि कहता है कि उनसे कहना कि मैं खेलता कूदता और आनंद से जीवन बिताता हूँ, यानी मैं बहुत ही खुश हूँ, मस्त हूँ, और मैं अपने दुखों, सभी दुखों का साहस पूर्वक सामना करके उन्हें दूर कर देता हूँ। दुख डटकर ढेलता हूँ यानी अपने दुखों को दूर कर देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो ना कहना अस्त हूँ मैं। और उनसे कहना कि मैं हमेशा प्रसन्न और उत्साही रहता हूँ, और यह कभी मत बताना या कभी मत कहना कि मैं निराश या हार चुका हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। हाय रे यहाँ पर है अरे यानी अफसोस प्रकट करने वाला शब्द। ठीक है, वैसा उसी प्रकार, जागता यानी जागृत रहना या सचेत, भागता यानी दूर रहना या बचता। ठीक है, तो कवि चाहता है कि उसके बारे में कोई भी गलत बात ना कही जाए जिससे उसके परिवार वालों को दुख हो। कह न देना जागता हूं, कि उनसे यह ना कहना कि मैं हमेशा जागता रहता हूं, आदमी से भागता हूं, और या लोगों से डरकर उनसे दूर भागता हूं। कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझूं कौन हूं मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। मौन यानी चुप या शांत। बक यानी व्यर्थ की बातें करना। शक यानी संदेह। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनसे यह ना कहना कि मैं मौन रहता हूं, चुप रहता हूं, खुद ना समझूं कौन हूं मैं, और यह भी ना कहना कि मैं खुद नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूं। देखना कुछ बक न देना, और वे कहते हैं कि उनके सामने कुछ भी गलत बात मत कह देना, उन्हें कोई शक न देना, कि ऐसी कोई भी बात मत कहना जिससे उनके मन में किसी भी प्रकार का संदेह या शक उत्पन्न हो। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। सजीले, ठीक है, सुंदर या मनोहर। सावन वर्षा ऋतु का महीना। पुण्य यानी शुभ कर्म। पावन पवित्र। और तरसे यानी तड़पना या अभाव में रहना। ठीक है, ये पंक्तियां पहले भी आ चुकी हैं। तो कवि सुंदर और हरियाली से भरे सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वह खूब वर्षा करे, खूब बरस ले, और प्रार्थना करते हैं कि तुम चाहे जितना बरस लो, लेकिन मेरे अपनों अर्थात मेरे माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, और वह अपने पांचवें पुत्र यानी कि मुझे याद करके दुखी ना हो, मेरी याद में वो ना तड़पे। तो बच्चों, यह कविता हमें सिखाती है कि परिवार का प्रेम जो है वो जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है, और परिस्थितियां या सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए, और घर से दूर रहने पर भी परिवार का स्नेह और संस्कार हमें हमेशा शक्ति देते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी।
अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।